नमस्ते। कभी सोचा है कि जब हम अपने फ़ोन पर कोई ऐप इस्तेमाल करते हैं तो दुनिया के दूसरे कोने में मौजूद सर्वर से जानकारी इतनी जल्दी कैसे आ जाती है? आज हम इसी जादू के पीछे की तकनीक को समझने वाले हैं। तो असल सवाल तो यही है। जरा सोचिए, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं या दोस्तों से चैट कर रहे हैं। इन सब कामों के पीछे ना लाखों कंप्यूटर एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो ये एक दूसरे से बात कैसे करते हैं? आखिर वो कौन से नियम हैं जो इस पूरी ग्लोबल बातचीत को मुमकिन बनाते हैं? और यहीं से असली मुश्किल शुरू होती है। देखिए, सीधे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को मैसेज भेजना उतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। खासकर इंटरनेट जैसे नेटवर्क पर, जहां कनेक्शन कभी भी टूट सकता है या धीमा हो सकता है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे आप किसी ऐसी जमीन पर इमारत बना रहे हो जो लगातार हिल रही हो। ऐसे में कुछ भी बड़ा बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो इस उलझन को सुलझाने के लिए इंजीनियर्स ने क्या किया? उन्होंने एक सिस्टम बनाया, एक ऐसा तरीका जो इस बड़े से काम को छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़ सके। इसे कहते हैं OSI मॉडल। ये कम्युनिकेशन के इस बड़े से काम को 7 अलग-अलग लेयर्स यानी परतों में तोड़ देता है। हर लेयर का एक बहुत ही खास काम होता है और वो सिर्फ अपने से ऊपर और नीचे वाली लेयर से ही बात करती है। सोचिए, ये एक असेंबली लाइन की तरह है जहां हर स्टेशन का एक खास काम होता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक डाक सेवा के बारे में सोचना। मान लीजिए एप्लीकेशन लेयर पर हम चिट्ठी लिखते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर ये पक्का करती है कि वो भरोसे के साथ पहुंच जाए। नेटवर्क लेयर सबसे अच्छा रास्ता ढूंढती है और फिजिकल लेयर असल में उसे लेकर जाती है। हर स्टेप का अपना एक मकसद है। अब जरा टेक्निकली देखें तो जैसे जैसे हमारा डेटा इन लेयर से नीचे जाता है ना, हर लेयर उस पर अपना खुद का लिफाफा या हेडर लगा देती है। नेटवर्क पर भेजे जाने से पहले हमारा असली मैसेज जानकारी की कई परतों में लिपट चुका होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पैकेज को शिपिंग के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, OSI मॉडल ने चीज़ों को व्यवस्थित तो कर दिया, लेकिन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए ये अब भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। उन्हें इन लेयर्स के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। उनका काम तो बस अपना ऐप बनाना है। और इसी ज़रूरत ने एक बेहतर सोल्यूशन को जन्म दिया। और यहीं पर एंट्री होती है मिडलवेयर की। इसे एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर की तरह समझिए। ये ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन के बीच में बैठता है और नेटवर्क, हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी मुश्किलों को छिपा लेता है ताकि एप्लीकेशंस एक दूसरे से आसानी से बात कर सकें। और इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि ये काम कैसे करता है। जरा देखिए, मिडलवेयर इस स्टैक में कैसे फिट होता है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर के ठीक ऊपर एक नई लेयर बना देता है जो नीचे की सारी मुश्किलों को अपने अंदर छिपा लेती है। अब डेवलपर्स नेटवर्क प्रोटोकॉल के बजाय सिर्फ अपने एप्लीकेशन के लॉजिक पर फोकस कर सकते हैं। और ये सिर्फ कम्युनिकेशन को ही आसान नहीं बनाता। मिडलवेयर तो बहुत सारी दमदार सर्विसेज देता है, जैसे सिक्योरिटी, ऑनलाइन पेमेंट्स को मैनेज करना और ये पक्का करना कि हमारी पसंदीदा स्ट्रीमिंग सर्विस हमेशा चलती रहे। मतलब ये एक डेवलपर की जिंदगी को बहुत बहुत आसान बना देता है। तो आप बात करते हैं मिडलवेयर की एक बहुत ही ज़रूरी टेक्निक की, जो प्रोग्रामर्स का काम बेहद आसान बना देती है। इसे कहते हैं रिमोट प्रोसीजर कॉल या RPC। और यही RPC का सबसे बड़ा मकसद है। इसका पूरा आइडिया ये है कि किसी दूसरी मशीन पर एक फंक्शन को कॉल करना बिल्कुल वैसा ही महसूस हो जैसे हम अपनी ही मशीन पर किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हों। ये एक बहुत ही पावरफुल इल्यूजन है। तो इसका बेसिक फ्लो कुछ ऐसा है। क्लाइंट एक रिमोट प्रोसीजर को कॉल करता है, एक रिक्वेस्ट भेजता है और फिर वो इंतज़ार करता है। सर्वर अपना काम करता है, जवाब भेजता है और फिर क्लाइंट अपना काम आगे बढ़ाता है। ये जो इंतज़ार करने वाला हिस्सा है ना, यही पारंपरिक RPC की खास बात है। लेकिन पर्दे के पीछे चल क्या रहा होता है? ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन मेन आइडिया ये है कि इसमें स्टब्स नाम के स्पेशल कोड होते हैं। क्लाइंट स्टब हमारी रिक्वेस्ट को एक मैसेज में पैक करता है जिसे नेटवर्क पर भेजा जा सके। और सर्वर साइड पर सर्वर स्टब उस मैसेज को खोलता है और असली काम करता है। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए होता है ताकि वो लोकल कॉल वाला इल्यूजन बना रहे। चलिए इसे इस विजुअल से समझते हैं। क्लाइंट बस ऐड I, J को कॉल करता है, लेकिन क्लाइंट स्टब इसे एक नेटवर्क मैसेज में बदल देता है। मैसेज नेटवर्क के पार जाता है, सर्वर स्टब उसे रिसीव करता है, मैसेज को खोलता है और फिर सर्वर पर असली ऐड प्रोसीजर को कॉल करता है।
ये सब डेवलपर से छिपा हुआ है। डेवलपर को तो ये सब कुछ दिखता ही नहीं, उन्हें तो बस एक सिंपल फंक्शन कॉल दिखाई देता है। लेकिन हर बार इंतजार करना ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना? यहीं पर एसिंक्रोनस आरपीसी काम आता है। पारंपरिक आरपीसी में क्लाइंट तब तक ब्लॉक रहता है जब तक उसे जवाब नहीं मिल जाता। लेकिन एसिंक्रोनस आरपीसी में सर्वर फौरन एक एक्नॉलेजमेंट भेज देता है, जिससे क्लाइंट अपना काम जारी रख पाता है, जबकि सर्वर बैकग्राउंड में अपना काम करता रहता है। अच्छा, अब जब प्रोसीजर कॉल समझ आ गए हैं तो चलिए देखते हैं कि ये आइडिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की दुनिया में कैसे आगे बढ़ा, जहां कोड को प्रोसीजर्स के बजाय ऑब्जेक्ट्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो अब हम आते हैं रिमोट मेथड इन्वोकेशन यानी आरएमआई पर। मेन फर्क ये है, आरपीसी एक स्टैंड अलोन फंक्शन को कॉल करता है, आरएमआई एक खास ऑब्जेक्ट पर एक मेथड यानी फंक्शन को चलाता है। समझ लीजिए कि ये आरपीसी का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्जन है, खासकर जावा जैसी लैंग्वेजेस। और ये रहे आरएमआई के मेन कंपोनेंट्स। ये काफी जाना पहचाना लग रहा है ना? क्लाइंट साइड पर एक स्टब है और सर्वर साइड पर एक स्केलेटन। बिल्कुल आरपीसी की तरह ये दोनों भी मुश्किल नेटवर्किंग डिटेल्स को संभालते हैं, जिससे डेवलपर सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट्स पर फोकस कर पाता है। तो इन सारी तकनीकों का मेन मकसद क्या है? सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के बारे में है। लक्ष्य एक ही है, नेटवर्क की मुश्किलों को छिपाना। ओएसआई, मिडलवेयर, आरपीसी, आरएमआई ये सब एब्स्ट्रैक्शन की लेयर्स हैं जो डेवलपर्स को ये महसूस कराने के लिए बनाई गई हैं कि सब कुछ लोकल ही हो रहा है, भले ही वो पूरी दुनिया में फैला हो। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाके छोड़ देता है। जैसे जैसे हमारे सिस्टम और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के भविष्य में सादगी का अगला इल्यूजन बनाने के लिए कौन सी नई लेयर्स या जादू के करतब सामने आएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने में मज़ा आएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।